क्या होगा जब एक साधारण सा सामना अचानक एक बड़े राज की शुरुआत बन जाए और जो कुछ दिख रहा है वो सच न होकर किसी गहरे खेल का हिस्सा हो। कहानी की शुरुआत एक तनाव भरे माहौल से होती है, जहां कुछ लोग एक गाड़ी को घेर लेते हैं और सवाल उठाते हैं कि ये गाड़ी किसकी है। सामने वाला खुद को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि गाड़ी उसकी कंपनी की है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि उस पर शक और गहरा होता जाता है। बात बढ़ती है, आरोप लगते हैं कि गुंडे उसी ने भेजे हैं और माहौल इतना गर्म हो जाता है कि धमकियां तक दी जाती हैं। डर और दबाव के बीच सच्चाई छुपाने की कोशिश भी होती है और इनकार भी, लेकिन सामने वाला यकीन करने को तैयार नहीं होता। मामला इतना बिगड़ जाता है कि सजा के तौर पर उसे बेइज्जत किया जाता है और दूसरी गाड़ी का इंतजार करने को कहा जाता है। इसी बीच एक अलग सीन में वही लड़का एक लड़की की मदद करता नजर आता है, लेकिन उसका तरीका सख्त होता है। वो लड़की को समझाता है कि ये सुनसान जगह है और यहाँ खतरा हो सकता है, इसलिए उसे उसके साथ चलना पड़ेगा। लड़की नाराज होती है, ताने मारती है कि बड़े लोगों के तौर तरीके भी कितने घटिया होते हैं, लेकिन वो लड़का बिना बहस के उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाने का फैसला करता है। रास्ते भर दोनों के बीच तकरार चलती रहती है, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो लड़की साफ मना कर देती है कि वो उसे थैंक यू नहीं कहेगी, बल्कि ये तक कहती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी और अपने सारे सामान वापस लेकर रहेगी। लड़का भी तंज मारते हुए कहता है कि अगर उसे लगता है कि ये सब उसी ने करवाया है तो ठीक है, वो मान लेता है और उसे कयामत तक का वक्त देता है। इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, जहां जमीन खरीदने का मामला सामने आता है। एक शख्स साफ मना करता है कि वो अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता, लेकिन दूसरा उसे चेक देकर कहता है कि इसमें अपनी कीमत भर दो और पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बहस के बाद ये बात साफ हो जाती है कि मामला अब जबरदस्ती खरीदने तक पहुंच चुका है और बेहतर यही है कि इसे यहीं खत्म कर दिया जाए। फिर एक हल्का सा सीन आता है, जहां वही लड़का अपने किसी करीबी से बात कर रहा होता है और एक लड़की को लेकर गुस्सा जाहिर करता है। वो उसे दुनिया की सबसे एहसान फरामोश और जिद्दी लड़की बताता है और कहता है कि उसने उसकी मदद की, लेकिन फिर भी उसने उसे गलत समझा। वो बताता है कि कैसे वो 2 बार यू टर्न लेकर उसकी मदद करने गया, लेकिन लड़की गाड़ी में बैठने को तैयार ही नहीं थी और आखिरकार उसे जबरदस्ती बैठाना पड़ा। सामने वाला उसे समझाता है कि हर कोई ऐसा नहीं करता, ज्यादातर लोग मुश्किल में देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मदद करने का हौसला कम लोगों में होता है। अब कहानी असली ड्रामा की तरफ बढ़ती है, जहां गाजी का किरदार सामने आता है। गाजी एक जगह अकेला बैठा होता है और उसकी दोस्त उसके पास आती है। उसे देखकर पहले वो परेशान होता है, लेकिन फिर थोड़ा संभल जाता है। दोनों के बीच बातचीत होती है, जहां गाजी उससे पूछता है कि वो घर क्यों नहीं गई और वो कहती है कि उसका दिल नहीं किया। गाजी उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रहती है। इसी दौरान गाजी एक अहम बात कहता है कि वो उसकी पहली और आखिरी दोस्त है, जिससे वो खुश हो जाती है। बात आगे बढ़ती है और गाजी की दोस्त उससे पूछती है कि वो अपनी वालिदा के घर क्यों नहीं गया। गाजी का जवाब कहानी को एक रहस्यमयी मोड़ दे देता है। वो कहता है कि अगर वो वहां गया तो उसकी खोई हुई यादें वापस आ सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो बताता है कि उस घर में एक कमरा है जहां उसकी बहुत सारी यादें छुपी हुई हैं, लेकिन वो वहां जाने से बचना चाहता है और अपनी माँ से भी नहीं मिलना चाहता। उसकी दोस्त ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है और उससे वजह पूछती है, लेकिन गाजी साफ कह देता है कि अब वो वहां नहीं जाएगा और अगर उसे कहीं रहना है तो वो अपने वालिद के पास रहेगा। दूसरी तरफ गाजी के वालिद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो अपने घर में बैठे होते हैं और उनका नौकर उनसे गाजी के बारे में पूछता है। बॉडीगार्ड भी उसे ढूंढने की बात करता है और आखिरकार उसे खोजने निकल जाता है। जब वो गाजी के पास पहुंचता है तो गाजी उसे देखकर हैरान हो जाता है और वहां से निकल जाता है। इसी दौरान वही लड़की फिर से नजर आती है, जिसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो सुनसान सड़क पर खड़ी परेशान हो रही होती है। वो बार बार अपनी गाड़ी को चेक कर रही होती है कि शायद ठीक हो जाए, लेकिन तभी गाजी वहां पहुंचता है। वो उसे रोकती है और मदद मांगती है, लेकिन जैसे ही वो गाजी को पहचानती है तो हैरान रह जाती है और कहती है कि वो जहां भी जाती है वो सामने आ जाता है। गाजी भी जवाब देता है कि उसे भी वही हर जगह नजर आती है। अगर आपको लग रहा है कि सईहान ने वाकई एलिफ को लूटने के लिए अपने गुंडे भेजे थे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। असली ट्विस्ट तो ये है कि एपिसोड 3 में एक ऐसी गेम ऑन होने वाली है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। क्या आपने नोटिस किया कि डाकुओं की टाइमिंग कितनी परफेक्ट थी? जैसे ही सईहान वहां से गया, वो आ गए। मेरा दावा है कि वो डाकू सईहान के नहीं बल्कि लाला के आदमी थे। लाला की नज़र गाजी यूसुफ के हर मूव पर है और वो जानता है कि सईहान गाजी की सबसे बड़ी कमजोरी है। लाला चाहता है कि सईहान किसी ऐसी घटिया स्ट्रीट क्राइम में फंस जाए जिससे गाजी यूसुफ की अंडरवर्ल्ड में बनी हुई रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाए। और
एलिफ तो सिर्फ इस बड़ी गेम का एक छोटा सा मोहरा बन गई है। लेकिन कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है। सईहान ने गुस्से में एलिफ को गाड़ी में बिठाकर जो चैलेंज दिया है कि अब कयामत तक अपना सामान वापस लेकर दिखाओ, ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। मेरा दावा है कि एलिफ डर कर घर बैठने वाली लड़कियों में से नहीं है। वो सीधा एसआई हैदर के पास जाएगी और सईहान गाजी के नाम की एफआईआर कटवाएगी। अब जरा सोचे, जब गाजी यूसुफ जैसे मगरूर और खतरनाक इंसान को पता चलेगा कि उसके इकलौते बेटे पर किसी लड़की ने 2 टके की मोबाइल स्नैचिंग का केस कर दिया है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? गाजी का ईगो बुरी तरह हर्ट होगा। वो इसे अपनी तौहीन समझेगा। और मेरा एनालिसिस कहता है कि गाजी उसी वक्त अपने आदमियों को ऑर्डर देगा कि इस लड़की को उठाकर मेरे सामने पेश करो। और यहाँ से निकलता है हमारा तीसरा और सबसे शॉकिंग थियोरी। क्या आपने नोटिस किया कि गाजी यूसुफ मरियम की प्रॉपर्टी और रेस्टोरेंट खरीदने के लिए किस हद तक जा रहा है? मरियम ने गाजी का ब्लैंक चेक उसके मुंह पर फाड़ कर फेंक दिया। असली ट्विस्ट ये है कि मरियम और एलिफ का आपस में बहुत गहरा खूनी रिश्ता है। शायद मरियम एलिफ की माँ है या उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम। जब गाजी यूसुफ एलिफ को उठवाने का प्लान बनाएगा तो उसे पता चलेगा कि ये वही लड़की है जिसकी फैमिली उसकी जमीन के रास्ते में दीवार बनी खड़ी है। गाजी के लिए ये एक तीर से 2 शिकार होंगे। वो एलिफ को ब्लैकमेल करेगा कि अगर अपनी जान और इज्जत प्यारी है तो मरियम से कहो कि जमीन के कागजात पर साइन कर दे। लेकिन रुकिए, असली धमाका तो तब होगा जब सईहान को इस सारी प्लानिंग का पता चलेगा। सईहान भले ही ऊपर से बदतमीज और गुस्से वाला दिखता है, लेकिन वो किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता, खास तौर पर वो लड़की जिसके साथ उसकी एक अजीब सी अटैचमेंट शुरू हो चुकी है। मेरा दावा है कि एपिसोड 3 के एंड में आपको सईहान और गाजी यूसुफ का एक बहुत बड़ा फेस ऑफ देखने को मिलेगा। सईहान अपने ही बाप के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि एलिफ को हाथ लगाने से पहले आपको मुझसे गुजरना होगा। ये वो मोमेंट होगा जब गाजी यूसुफ को पहली बार अपने बेटे की आंखों में बगावत नजर आएगी। गाजी जो हर रिश्ते को एक ट्रांजैक्शन समझता है, उसे समझ नहीं आएगा कि उसका अपना खून एक आम सी लड़की के लिए उसके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ लाला इस बाप बेटे की जंग का पूरा फायदा उठाएगा। लाला का मास्टर प्लान यही था कि गाजी के घर के अंदर आग लगाई जाए। जब सईहान एलिफ को बचाने के लिए अपने बाप के खिलाफ जाएगा तो लाला सईहान पर जानलेवा हमला करवाएगा और इल्जाम गाजी के दुश्मनों पर डाल देगा। एलिफ को जब सच्चाई पता चलेगी कि सईहान ने उसे लूटने वाले डाकू नहीं भेजे थे, बल्कि वो तो उसकी जान बचाने के लिए अपने ही बाप से लड़ पड़ा है, तो उसके दिल में सईहान के लिए जो नफरत है वो मोहब्बत में बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सईहान एक ऐसी आग में कूद चुका होगा जहां से वापस आना नामुमकिन है। क्या आपने प्रोमो में गाजी की आंखों में वो गुस्सा देखा जब वो कहता है कि गाजी यूसुफ जहां जमीन लेता है वहां उसका हुक्म चलता है? मेरा दावा है कि ये डायलॉग सिर्फ मरियम के लिए नहीं, बल्कि सईहान के लिए भी एक वार्निंग थी। गाजी अपने बेटे को डिसोन करने की धमकी देगा। एलिफ के पास 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो वो सईहान को अकेला छोड़ दे या फिर उसके साथ खड़ी होकर गाजी और लाला दोनों का सामना करे। असली ट्विस्ट तो ये है कि एलिफ खुद अपना इंतकाम लेने के लिए लाला से हाथ मिला सकती है, बिना ये जाने कि डाकू लाला नहीं भेजे थे। सोचे, अगर एलिफ ने लाला को अपना हमदर्द समझ लिया तो सईहान किस तरह उसे इस जाल से निकालेगा? क्या वाकई ऐसा होने वाला है? मेरा एनालिसिस कहता है कि एपिसोड 3 पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री की सबसे सस्पेंसफुल एपिसोड होगी, जहां हर सीन में एक नया धोखा और एक नया राज खुलेगा। इन डाकुओं का असली मास्टरमाइंड लाला ही निकलेगा और मरियम की जमीन का राज एलिफ की जिंदगी को एक ऐसी तूफान में फंसा देगा जहां सईहान को अपने बाप और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। क्या आपने नोटिस किया कि गाजी यूसुफ मरियम की प्रॉपर्टी और रेस्टोरेंट खरीदने के लिए किस हद तक जा रहा है? मरियम ने गाजी का ब्लैंक चेक उसके मुंह पर फाड़ कर फेंक दिया। असली ट्विस्ट ये है कि मरियम और एलिफ का आपस में बहुत गहरा खूनी रिश्ता है। शायद मरियम एलिफ की माँ है या उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम। जब गाजी यूसुफ एलिफ को उठवाने का प्लान बनाएगा तो उसे पता चलेगा कि ये वही लड़की है जिसकी फैमिली उसकी जमीन के रास्ते में दीवार बनी खड़ी है। गाजी के लिए ये एक तीर से 2 शिकार होंगे। वो एलिफ को ब्लैकमेल करेगा कि अगर अपनी जान और इज्जत प्यारी है तो मरियम से कहो कि जमीन के कागजात पर साइन कर दे। लेकिन रुकिए, असली धमाका तो तब होगा जब सईहान को इस सारी प्लानिंग का पता चलेगा। सईहान भले ही ऊपर से बदतमीज और गुस्से वाला दिखता है, लेकिन वो किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता, खास तौर पर वो लड़की जिसके साथ उसकी एक अजीब सी अटैचमेंट शुरू हो चुकी है। मेरा दावा है कि एपिसोड 3 के एंड में आपको सईहान और
और गाजी यूसुफ का एक बहुत बड़ा फेस ऑफ देखने को मिलेगा। सैहान अपने ही बाप के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि एलिफ को हाथ लगाने से पहले आपको मुझसे गुजरना होगा। ये वो मोमेंट होगा जब गाजी यूसुफ को पहली बार अपने बेटे की आंखों में बगावत नजर आएगी। गाजी जो हर रिश्ते को एक ट्रांजैक्शन समझता है, उसे समझ नहीं आएगा कि उसका अपना खून एक आम सी लड़की के लिए उसके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ लाला इस बाप बेटे की जंग का पूरा फायदा उठाएगा। लाला का मास्टर प्लान यही था कि गाजी के घर के अंदर आग लगाई जाए। जब सैहान एलिफ को बचाने के लिए अपने बाप के खिलाफ जाएगा तो लाला सैहान पर जानलेवा हमला करवाएगा और इल्जाम गाजी के दुश्मनों पर डाल देगा। एलिफ को जब सच्चाई पता चलेगी कि सैहान ने उसे लूटने वाले डाकू नहीं भेजे थे, बल्कि वो तो उसकी जान बचाने के लिए अपने ही बाप से लड़ पड़ा है, तो उसके दिल में सैहान के लिए जो नफरत है वो मोहब्बत में बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सैहान एक ऐसी आग में कूद चुका होगा जहां से वापस आना नामुमकिन है। क्या आपने प्रोमो में गाजी की आंखों में वो गुस्सा देखा जब वो कहता है कि गाजी यूसुफ जहां जमीन लेता है वहां उसका हुक्म चलता है? मेरा दावा है कि ये डायलॉग सिर्फ मरियम के लिए नहीं बल्कि सैहान के लिए भी एक वार्निंग थी। गाजी अपने बेटे को डिसोन करने की धमकी देगा। एलिफ के पास दो ही रास्ते बचेंगे, या तो वो सैहान को अकेला छोड़ दे या फिर उसके साथ खड़ी होकर गाजी और लाला दोनों का सामना करे। असली ट्विस्ट तो ये है कि एलिफ खुद अपना इंतकाम लेने के लिए लाला से हाथ मिला सकती है, बिना ये जाने कि डाकू लाला नहीं भेजे थे। सोचे अगर एलिफ ने लाला को अपना हमदर्द समझ लिया तो सैहान किस तरह उसे इस जाल से निकालेगा? क्या वाकई ऐसा होने वाला है? मेरा एनालिसिस कहता है कि एपिसोड 3 पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री की सबसे सस्पेंसफुल एपिसोड होगी, जहां हर सीन में एक नया धोखा और एक नया राज खुलेगा। इन डाकुओं का असली मास्टरमाइंड लाला ही निकलेगा और मरियम की जमीन का राज एलिफ की जिंदगी को एक ऐसी तूफान में फंसा देगा जहां सैहान को अपने बाप और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। क्या होगा जब एक साधारण सा सामना अचानक एक बड़े राज की शुरुआत बन जाए और जो कुछ दिख रहा है वो सच न होकर किसी गहरे खेल का हिस्सा हो? कहानी की शुरुआत एक तनाव भरे माहौल से होती है, जहां कुछ लोग एक गाड़ी को घेर लेते हैं और सवाल उठाते हैं कि ये गाड़ी किसकी है। सामने वाला खुद को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि गाड़ी उसकी कंपनी की है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि उस पर शक और गहरा होता जाता है। बात बढ़ती है, आरोप लगते हैं कि गुंडे उसी ने भेजे हैं और माहौल इतना गर्म हो जाता है कि धमकियां तक दी जाती हैं। डर और दबाव के बीच सच्चाई छुपाने की कोशिश भी होती है और इनकार भी, लेकिन सामने वाला यकीन करने को तैयार नहीं होता। मामला इतना बिगड़ जाता है कि सजा के तौर पर उसे बेइज्जत किया जाता है और दूसरी गाड़ी का इंतजार करने को कहा जाता है। इसी बीच एक अलग सीन में वही लड़का एक लड़की की मदद करता नजर आता है, लेकिन उसका तरीका सख्त होता है। वो लड़की को समझाता है कि ये सुनसान जगह है और यहाँ खतरा हो सकता है, इसलिए उसे उसके साथ चलना पड़ेगा। लड़की नाराज होती है, ताने मारती है कि बड़े लोगों के तौर तरीके भी कितने घटिया होते हैं, लेकिन वो लड़का बिना बहस के उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाने का फैसला करता है। रास्ते भर दोनों के बीच तकरार चलती रहती है, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो लड़की साफ मना कर देती है कि वो उसे थैंक यू नहीं कहेगी, बल्कि ये तक कहती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी और अपने सारे सामान वापस लेकर रहेगी। लड़का भी तंज मारते हुए कहता है कि अगर उसे लगता है कि ये सब उसी ने करवाया है तो ठीक है, वो मान लेता है और उसे कयामत तक का वक्त देता है। इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, जहां जमीन खरीदने का मामला सामने आता है। एक शख्स साफ मना करता है कि वो अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता, लेकिन दूसरा उसे चेक देकर कहता है कि इसमें अपनी कीमत भर दो और पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बहस के बाद ये बात साफ हो जाती है कि मामला अब जबरदस्ती खरीदने तक पहुंच चुका है और बेहतर यही है कि इसे यहीं खत्म कर दिया जाए। फिर एक हल्का सा सीन आता है, जहां वही लड़का अपने किसी करीबी से बात कर रहा होता है और एक लड़की को लेकर गुस्सा जाहिर करता है। वो उसे दुनिया की सबसे एहसान फरामोश और जिद्दी लड़की बताता है और कहता है कि उसने उसकी मदद की, लेकिन फिर भी उसने उसे गलत समझा। वो बताता है कि कैसे वो 2 बार यू टर्न लेकर उसकी मदद करने गया, लेकिन लड़की गाड़ी में बैठने को तैयार ही नहीं थी और आखिरकार उसे जबरदस्ती बैठाना पड़ा। सामने वाला उसे समझाता है कि हर कोई ऐसा नहीं करता, ज्यादातर लोग मुश्किल में देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मदद करने का हौसला कम लोगों में होता है। अब कहानी असली ड्रामा की तरफ बढ़ती है, जहां गाजी का किरदार सामने आता है। गाजी एक जगह अकेला बैठा होता है और उसकी दोस्त उसके पास आती है। उसे देखकर पहले वो परेशान होता है, लेकिन फिर थोड़ा संभल जाता है। दोनों के बीच बातचीत होती है, जहां गाजी उससे पूछता है कि वो घर क्यों नहीं गई और वो कहती है कि उसका दिल नहीं किया। गाजी उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रहती है। इसी दौरान गाजी एक अहम बात कहता है कि वो उसकी पहली और आखिरी दोस्त है जिससे वो खुश हो जाती है।
बात आगे बढ़ती है और गाजी की दोस्त उससे पूछती है कि वो अपनी वालिदा के घर क्यों नहीं गया। गाजी का जवाब कहानी को एक रहस्यमयी मोड़ दे देता है। वो कहता है कि अगर वो वहां गया तो उसकी खोई हुई यादें वापस आ सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो बताता है कि उस घर में एक कमरा है जहां उसकी बहुत सारी यादें छुपी हुई हैं, लेकिन वो वहां जाने से बचना चाहता है और अपनी माँ से भी नहीं मिलना चाहता। उसकी दोस्त ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है और उससे वजह पूछती है, लेकिन गाजी साफ कह देता है कि अब वो वहां नहीं जाएगा और अगर उसे कहीं रहना है तो वो अपने वालिद के पास रहेगा। दूसरी तरफ गाजी के वालिद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो अपने घर में बैठे होते हैं और उनका नौकर उनसे गाजी के बारे में पूछता है। बॉडीगार्ड भी उसे ढूंढने की बात करता है और आखिरकार उसे खोजने निकल जाता है। जब वो गाजी के पास पहुंचता है तो गाजी उसे देखकर हैरान हो जाता है और वहां से निकल जाता है। इसी दौरान वही लड़की फिर से नजर आती है जिसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो सुनसान सड़क पर खड़ी परेशान हो रही होती है। वो बार बार अपनी गाड़ी को चेक कर रही होती है कि शायद ठीक हो जाए, लेकिन तभी गाजी वहां पहुंचता है। वो उसे रोकती है और मदद मांगती है, लेकिन जैसे ही वो गाजी को पहचानती है तो हैरान रह जाती है और कहती है कि वो जहां भी जाती है वो सामने आ जाता है। गाजी भी जवाब देता है कि उसे भी वही हर जगह नजर आती है। अगर आपको लग रहा है कि सईहान ने वाकई एलिफ को लूटने के लिए अपने गुंडे भेजे थे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। असली ट्विस्ट तो ये है कि एपिसोड 3 में एक ऐसी गेम ऑन होने वाली है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। क्या आपने नोटिस किया कि डाकुओं की टाइमिंग कितनी परफेक्ट थी? जैसे ही सईहान वहां से गया, वो आ गए। मेरा दावा है कि वो डाकू सईहान के नहीं बल्कि लाला के आदमी थे। लाला की नज़र गाजी यूसुफ के हर मूव पर है और वो जानता है कि सईहान गाजी की सबसे बड़ी कमजोरी है। लाला चाहता है कि सईहान किसी ऐसी घटिया स्ट्रीट क्राइम में फंस जाए जिससे गाजी यूसुफ की अंडरवर्ल्ड में बनी हुई रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाए। और एलिफ तो सिर्फ इस बड़ी गेम का एक छोटा सा मोहरा बन गई है, लेकिन कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है। सईहान ने गुस्से में एलिफ को गाड़ी में बिठाकर जो चैलेंज दिया है कि अब कयामत तक अपना सामान वापस लेकर दिखाओ, ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। मेरा दावा है कि एलिफ डर कर घर बैठने वाली लड़कियों में से नहीं है। वो सीधा एसआई हैदर के पास जाएगी और सईहान गाजी के नाम की एफआईआर कटवाएगी। अब जरा सोचे, जब गाजी यूसुफ जैसे मगरूर और खतरनाक इंसान को पता चलेगा कि उसके इकलौते बेटे पर किसी लड़की ने 2 टके की मोबाइल स्नैचिंग का केस कर दिया है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? गाजी का ईगो बुरी तरह हर्ट होगा। वो इसे अपनी तौहीन समझेगा और मेरा एनालिसिस कहता है कि गाजी उसी वक्त अपने आदमियों को ऑर्डर देगा कि इस लड़की को उठाकर मेरे सामने पेश करो। और यहाँ से निकलता है हमारा तीसरा और सबसे शॉकिंग थ्योरी। क्या आपने नोटिस किया कि गाजी यूसुफ मरियम की प्रॉपर्टी और रेस्टोरेंट खरीदने के लिए किस हद तक जा रहा है? मरियम ने गाजी का ब्लैंक चेक उसके मुंह पर फाड़ कर फेंक दिया। असली ट्विस्ट ये है कि मरियम और एलिफ का आपस में बहुत गहरा खूनी रिश्ता है। शायद मरियम एलिफ की माँ है या उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम। जब गाजी यूसुफ एलिफ को उठवाने का प्लान बनाएगा तो उसे पता चलेगा कि ये वही लड़की है जिसकी फैमिली उसकी जमीन के रास्ते में दीवार बनी खड़ी है। गाजी के लिए ये एक तीर से 2 शिकार होंगे। वो एलिफ को ब्लैकमेल करेगा कि अगर अपनी जान और इज्जत प्यारी है तो मरियम से कहो कि जमीन के कागजात पर साइन कर दे। लेकिन रुकिए, असली धमाका तो तब होगा जब सईहान को इस सारी प्लानिंग का पता चलेगा। सईहान भले ही ऊपर से बदतमीज और गुस्से वाला दिखता है, लेकिन वो किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता, खास तौर पर वो लड़की जिसके साथ उसकी एक अजीब सी अटैचमेंट शुरू हो चुकी है। मेरा दावा है कि एपिसोड 3 के एंड में आपको सईहान और गाजी यूसुफ का एक बहुत बड़ा फेस ऑफ देखने को मिलेगा। सईहान अपने ही बाप के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि एलिफ को हाथ लगाने से पहले आपको मुझसे गुजरना होगा। ये वो मोमेंट होगा जब गाजी यूसुफ को पहली बार अपने बेटे की आंखों में बगावत नजर आएगी। गाजी जो हर रिश्ते को एक ट्रांजैक्शन समझता है, उसे समझ नहीं आएगा कि उसका अपना खून एक आम सी लड़की के लिए उसके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया है। और दूसरी तरफ लाला इस बाप बेटे की जंग का पूरा फायदा उठाएगा। लाला का मास्टर प्लान यही था कि गाजी के घर के अंदर आग लगाई जाए। जब सईहान एलिफ को बचाने के लिए अपने बाप के खिलाफ जाएगा तो लाला सईहान पर जानलेवा हमला करवाएगा और इल्जाम गाजी के दुश्मनों पर डाल देगा। एलिफ को जब सच्चाई पता चलेगी कि सईहान ने उसे लूटने वाले डाकू नहीं भेजे थे, बल्कि वो तो उसकी जान बचाने के लिए अपने ही बाप से लड़ पड़ा है, तो उसके दिल में सईहान के लिए जो नफरत है वो मोहब्बत में बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सईहान एक ऐसी आग में कूद चुका होगा जहां से वापस आना नामुमकिन है।
क्या आपने प्रोमो में गाजी की आंखों में वो गुस्सा देखा जब वो कहता है कि गाजी यूसुफ जहां जमीन लेता है वहां उसका हुक्म चलता है? मेरा दावा है कि ये डायलॉग सिर्फ मरियम के लिए नहीं बल्कि सईहान के लिए भी एक वार्निंग थी। गाजी अपने बेटे को डिसोन करने की धमकी देगा। एलिफ के पास दो ही रास्ते बचेंगे, या तो वो सईहान को अकेला छोड़ दे या फिर उसके साथ खड़ी होकर गाजी और लाला दोनों का सामना करे। असली ट्विस्ट तो ये है कि एलिफ खुद अपना इंतकाम लेने के लिए लाला से हाथ मिला सकती है, बिना ये जाने कि डाकू लाला नहीं भेजे थे। सोचे अगर एलिफ ने लाला को अपना हमदर्द समझ लिया तो सईहान किस तरह उसे इस जाल से निकालेगा? क्या वाकई ऐसा होने वाला है? मेरा एनालिसिस कहता है कि एपिसोड 3 पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री की सबसे सस्पेंसफुल एपिसोड होगी, जहां हर सीन में एक नया धोखा और एक नया राज खुलेगा। इन डाकुओं का असली मास्टरमाइंड लाला ही निकलेगा और मरियम की जमीन का राज एलिफ की जिंदगी को एक ऐसी तूफान में फंसा देगा जहां सईहान को अपने बाप और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। क्या वाकई राह अपने बाप के साथ जाकर अरमान को हमेशा के लिए छोड़ देगी? असली ट्विस्ट तो ये है कि राह का अपने बाप के साथ जाना कोई जज्बाती फैसला नहीं, बल्कि वसीम और जरियुन को उन्हीं के घर में घुसकर तबाह करने का एक मास्टर प्लान है। क्या आपने नोटिस किया, प्रोमो में जब राह ने फैसला सुनाया तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। मेरा दावा है कि एपिसोड 50 में हमें पता चलेगा कि अरमान और राह ने मिलकर ये गेम सेट की है ताकि वसीम और जरियुन का सारा कच्चा चिट्ठा अंदर से निकाल सके। जरियुन जो इस वक्त हवा में उड़ रहा है और बतूल पर इल्जाम लगा रहा है कि वो अरमान के साथ इश्क लड़ा रही है, असल में ये जरियुन की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। जरियुन का शक उसे अंधा कर देगा और वो बतूल को रास्ते से हटाने या अरमान पर हमला करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ एंट्री होगी उस शख्स की जिसे सब बेबस समझ रहे हैं, अदील। असली ट्विस्ट तो ये है कि अदील की रिकवरी छुपाई जा रही है। वो व्हीलचेयर पर सिर्फ इसलिए है ताकि जरियुन और वसीम अपनी असलियत खुलकर सामने लाएं और उन्हें लगे कि उनका रास्ता साफ है। जिस वक्त जरियुन अरमान को रास्ते से हटाने के लिए आखिरी वार करेगा, मेरा दावा है कि अदील अपने पैरों पर खड़ा होकर उसे रोक लेगा और ये सीन इस ड्रामा का सबसे बड़ा शॉकर होगा। और जरा सोचिए अरमान के उस डायलॉग के बारे में जहाँ वो राह से कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या आपको लगता है कि अरमान अचानक से टॉक्सिक हो गया है या उसकी नीयत बदल गई है? बिल्कुल नहीं। मेरा दावा है कि नाना की वसीयत में एक ऐसी शर्त छुपी है जिसके तहत अगर राह की शादी किसी ऐसे शख्स से ना हुई जो बिजनेस को बचा सके, या अगर वो 21 साल की होने से पहले अकेली रह गई, तो सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस का कंट्रोल डायरेक्ट वसीम के हाथ में चला जाएगा। अरमान सिर्फ राह की जान और उसकी सल्तनत बचाने के लिए ये फोर्स्ड शादी का कार्ड प्ले कर रहा है ताकि इस लीगल लूप होल को हमेशा के लिए बंद किया जा सके। राह जो इस वक्त समझ रही है कि अरमान उस पर हक जता रहा है, एपिसोड 50 के आखिर तक इस हकीकत से आशना हो जाएगी कि तारा से किया गया आखिरी वादा निभाने के लिए अरमान अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा रहा है। जरियुन का बतूल पर बदसलूकी और अरमान पर उसका गुस्सा आखिरकार जरियुन पैसी गलती करने पर मजबूर करेगा, जहां पुलिस उसे रेड हैंडेड पकड़ेगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब राह को पता चलेगा कि उसके बाप ने सिर्फ उसे प्रॉपर्टी और पावर के लिए अपनाया है और उसकी माँ तारा की मौत के पीछे भी इन्हीं लोगों का इनडायरेक्ट हाथ या कोई बहुत बड़ी साजिश थी। ये रेवलेशन राह के अंदर की आग को ऐसा भड़काएगी कि वो वसीम और जरियुन को सड़क पर लाकर ही दम लेगी। अरमान और राह का क्लैश, जरियुन की बेवकूफ़ी और अदील का अचानक ठीक हो जाना, ये सब एपिसोड 50 को एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस बनाने वाले हैं। आप खुद देखिएगा, जब राह शादी के पेपर्स पर साइन करेगी तो वो अरमान से मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को तबाह करने की पावर हासिल करने के लिए करेगी। ये आग और खून की वो गेम है जिसमें अब कोई रहम नहीं खाया जाएगा। अरमान का प्लान इतना डीप है कि वो खुद को बुरा बनने देगा ताकि राह के अंदर वो नफरत और वो जज्बा पैदा हो जो उसे इस जालिम दुनिया में सर्वाइव करने के लिए चाहिए। वसीम समझ रहा है कि उसने राह को अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने अपने ही घर में एक ऐसी आग को पनाह दे दी है जो उसकी सारी प्लानिंग को जलाकर राख कर देगी। और बतूल इस सारी गेम में वो साइलेंट प्लेयर साबित होगी जो जरियुन की हर चाल को अरमान तक पहुंचाएगी। जरियुन समझ रहा है कि बतूल उससे डरती है, लेकिन असली ट्विस्ट तो ये है कि बतूल इंटेंशनली जरियुन को प्रोवोक कर रही है ताकि वो गुस्से में आकर अपने ही प्लान का भंडा फोड़ दे। एपिसोड 50 में आप एक ऐसा टर्न ऑफ इवेंट्स देखेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जहां राह और अरमान आमने सामने तो होंगे लेकिन उनका निशाना एक ही होगा, जरियुन और वसीम की मुकम्मल तबाही। क्या वाकई राह घर से भाग गई थी या फिर उसे किसी ने जानबूझकर फंसाया है? क्योंकि जो सच एपिसोड 36 में सामने आने वाला है वो पूरे खानदान को हिलाकर रख देगा। सबको लग रहा है कि राह ने भी वही गलती की है जो सालों पहले तारा ने की थी। खानदान में रुसवाई की बातें हो रही हैं और राह पर इल्जामात की बारिश हो रही है।
लेकिन अगर प्रोमो को गौर से देखा जाए तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। मेरा एनालिसिस कहता है कि राहा अपनी मर्जी से घर से गई ही नहीं थी, बल्कि उसे एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। और इस साजिश के पीछे सबसे बड़ा नाम हो सकता है ज़रियून का। ज़रियून का मकसद सिर्फ राहा को बदनाम करना नहीं था, बल्कि उसे दादा सैफ की नज़रों से गिराकर हमेशा के लिए इस घर से निकलवाना था। लेकिन उसका ये प्लान उस वक्त उल्टा पड़ सकता है जब अरमान सच्चाई के साथ खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, अरमान ही वो शख्स है जो आखिरी वक्त पर राहा को ढूंढकर वापस लाता है। जब सब लोग राहा को जलील कर रहे होते हैं, तब अरमान ही उसके हक में खड़ा नजर आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तब आता है जब इज्जत बचाने के लिए शादी का प्लान सामने आता है। घर वाले चाहते हैं कि अरमान राहा से शादी कर ले, ताकि बदनामी का ये तूफान ठंडा हो जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या अरमान ये शादी मजबूरी में करेगा या फिर वो सच में राहा को ज़रियून की चाल से बचाने के लिए उसका साथ देगा? और यहाँ तारा का किरदार सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। जब लोग राहा को उसकी माँ की गलतियों से जोड़कर ताने देंगे, तो तारा की खामोशी टूट जाएगी। वो पहली बार अपनी बेटी की ढाल बनकर सबके सामने खड़ी होगी। मेरा दावा है कि एपिसोड 36 में तारा एक पुराना राज भी खोल सकती है। वो राज जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी और जिसका असर आज राहा पर नजर आ रहा है। दादा सैफ का दिल भी अभी तक राहा पर यकीन करता है, इसीलिए वो इस मामले की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और शायद बतूल ही वो शख्स हो जो ज़रियून की साजिश का कोई सबूत ढूंढ निकाले। अगर ऐसा हो गया तो ज़रियून का बिछाया हुआ जाल उसी पर उल्टा पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब राहा खुद खामोश रहने के बजाय सच बोलने का फैसला करेगी। वो महफिल में सबके सामने ज़रियून का पर्दाफाश करने की कोशिश करेगी। अब देखना ये है, क्या अरमान और कबीर उस वक्त राहा का साथ देंगे या फिर उसे तारा की तरह इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दें, और अगर आप पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन में मौजूद है। सुंदर मैंशन की दीवारों ने कभी इतनी खामोशी महसूस नहीं की थी। सुबह का उजाला भी आज अंधेरा लग रहा था। साहिब जान की आंखों में 22 साल पुराना दर्द फिर से जिंदा हो चुका था। झंडड़, आज सच बता दो, मेरी बेटी कहाँ है? उनकी आवाज़ में लर्जिश थी, लेकिन इरादे मजबूत थे। झंडड़ का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हारी बेहिसी ने मेरी पूरी जिंदगी निगल ली और अब तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इल्ज़ाम नहीं, हक मांग रही हूँ। साहिब जान चीख उठी। मेरे आंसू तुम्हारे पत्थर दिल को पिघलाते क्यों नहीं? मुझे बता दो, मेरी बेटी कहाँ है? बशा दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि सच का बोझ अब छुपाया नहीं जा सकता। उसने फैसला कर लिया था, वो आशिक अली को ढूंढ कर रहेगा। दूसरी तरफ डॉक्टर और सुंदरी सुंदरगढ़ के रास्ते पर थे। कार के शीशे से धूप अंदर आ रही थी, लेकिन सुंदरी के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। डॉक्टर, पता नहीं क्यों लगता है जैसे कोई सच मेरे करीब है, उसने धीरे से कहा। डॉक्टर ने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ी। कभी कभी किस्मत हमें वहां ले जाती है जहां से हमारी असल कहानी शुरू होती है। सुंदर मैंशन में झंडड़ ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, उस लड़की को ढूंढकर खत्म कर दो, जिंदा या मुर्दा, ये राज जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन किस्मत अपना फैसला खुद करती है। बशा अपने ऑफिस में बैठा फाइल्स देख रहा था। आज से इंसाफ होगा, उसने खुद से कहा, चाहे सच मेरे घर को ही क्यों ना हिला दे। एपिसोड एंड होता है साहिब जान के आंसुओं और सुंदरी के बेचैन चेहरे पर। क्या वही है वो खोई हुई बेटी? झंडत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी बेहिसी ने मेरी पूरी जिंदगी निगल ली। अब अचानक तुम्हें माँ का दर्द याद आ रहा है? बेहिसी? साहिब जान की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मैं बेहिस होती तो 22 साल तक अपने बच्चे के लिए रोज ना मरती। मेरे आंसू तुम्हारे पत्थर दिल को पिघलाते क्यों नहीं? रूम में खामोशी छा गई। बच्चा दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था। उसका दिल 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक तरफ बाप का डर, दूसरी तरफ माँ का दर्द। दूसरी तरफ शहर से दूर डॉक्टर और सुंदरी सुंदरगढ़ की तरफ सफ़र कर रहे थे। रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों के जहन में सवालों का तूफान था। डॉक्टर, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का राज इस सफ़र से जुड़ा है, सुंदरी ने धीरे से कहा। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। कभी कभी इंसान अपनी मंजिल से अनजान होता है, लेकिन किस्मत उसे उसी जगह ले जाती है जहां से उसकी कहानी शुरू हुई होती है।
सुंदरी की आंखों में अजीब सी नमी थी। अगर सच बहुत तकलीफ दे तो? सच तकलीफ देता है, डॉक्टर ने नरमी से जवाब दिया, मगर झूठ से बेहतर होता है। इधर मैंशन में झंडत ने अपने वफादार आदमी को बुलाया। उस लड़की का पता लगाओ, अगर वो जिंदा है तो ये खानदान तबाह हो जाएगा। उसे ख़त्म कर दो, जिंदा या मुर्दा, ये राज जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो आदमी सर झुकाकर चला गया। बदशाह अपने ऑफिस में फाइल्स देख रहा था। उसकी नज़र एक नाम पर रुक गई, आशिक अली। यही सच की चाबी है, उसने सोचा। उसने फ़ोन उठाया। मुझे इस नाम का हर रिकॉर्ड चाहिए, यूनिवर्सिटी, एड्रेस, सब कुछ। उसे याद आया अपने बाप का जुमला, ख़ानदान की इज्जत सबसे ऊपर होती है। मगर आज उसने खुद से कहा, इंसाफ इज्जत से बड़ा होता है। रात को साहिबजान तन्हा बैठी थीं। मेरी बेटी जिंदा है, मुझे महसूस होता है, वो बार बार दुआ कर रही थीं। दूर कहीं सुंदरी ने आंखें बंद कीं और हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई, जैसे किसी माँ की दुआ उस तक पहुँच रही हो। एपिसोड एंड होता है दो अलग मकामात पर। एक माँ जो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है, एक बेटा जो सच और इज्जत के दरमियान फंसा है, और एक लड़की जो अपनी असल पहचान से अनजान है। कभी कभी एक फैसला सिर्फ जिंदगी नहीं, पूरी किस्मत बदल देता है। तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? अदनान को एतमाद में लेना चाहिए था, लेकिन अब फैसला उसके हाथ में है। अदनान ने मेरा भरम रखा है, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती, वो जो चाहे फैसला करे। लेकिन क्या एक बाप अपनी बेटी का हाथ उस शख्स को दे सकता है जिसके दिल में उसके लिए चाहत ही ना हो? एक तरफ इज्जत और शान के साथ रुखसत होती बेटी, और दूसरी तरफ इल्ज़ाम, शर्म और टूटते हुए रिश्ते। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम किस हैसियत से इस घर में रह रही हो? मेहमान क्या सोचेंगे? कौन है ये लड़की इतने महंगे कपड़ों में? और फिर इल्ज़ाम, नफ़रत, टूटते भरम। मेरी बर्बादी का जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ आप। इश्क कभी जहर, कभी दवा, कभी दर्द, कभी मरहम। तू तोड़ता भी है, फिर जोड़ता भी है। मगर क्या हर मोहब्बत का अंजाम सिर्फ आंसू होता है? चोट दिल ने खाई, सज़ा कैसी पाई, मंजिल पे आते आते किस्मत कहाँ ले आई। थोड़ा सा ईमान, थोड़ा सा मोहब्बत का भरम अगर ये भी टूट जाए तो फिर रह क्या जाता है? बेवफाई या मजबूरी? दिल बेहाल है, सांसें तो चल रही हैं मगर जिंदगी रुक सी गई है। इलाही रहम कर दे, इन इल्तिजाओं पर अपना करम कर दे। क्या मोहब्बत सच में गुनाह है या बस वक्त का इम्तिहान? क्या रिश्तों की डोर टूट जाएगी या फिर सच सब कुछ बदल देगा? देखिए सारा आपी एपिसोड 8, जहां मोहब्बत, इज्जत और किस्मत सब आमने सामने खड़े होंगे। अदनान ने तो यही सोचकर हाँ की होती है कि नरमीन के घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। अगर उन्होंने हाँ भी कर दी तो नरमीन कभी भी राज़ी नहीं होगी। लेकिन नरमीन तो पहले से ही राज़ी होती है और नरमीन के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। और अब अदनान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो नरमीन से शादी करे। अदनान को अपने भाई बुरहान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने भाई बुरहान के पास आता है और उसे बातें सुनाता है। अदनान बुरहान से कहता है, मेरी बर्बादी के जिम्मेदार आप हैं। आपको तो शादी करनी थी और आपने शादी कर ली और अब मैं फंस गया हूँ। आपकी अना भी बच गई लेकिन मैं तो कुर्बान हो गया हूँ। बुरहान अपने भाई को समझाता है, हो सकता है इस सब में ही हमारी बेहतरी हो। दूसरी तरफ बुरहान भी बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी बहन सारा ने हानिया को अपने घर में जगह नहीं दी होती। जब हानिया तैयार होकर फंक्शन में आने की कोशिश करती है तो सारा उसे रोक देती है और कहती है, तुम्हारी इस घर में कोई हैसियत नहीं है। अगर तुम इतना सज धज कर जाओगी तो सब लोग मुझसे सवाल करेंगे कि ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताना चाहती। ये बात सुनकर हानिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सारा उसे फंक्शन में भी आने नहीं देती।